नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका GSIQ में। और जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। इस चैप्टर के, इस अधिनियम के हम जो है 1 से लेकर के 6 चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। पहले 1 में हमने पढ़ा था कि कब लागू हुआ था, कहाँ कहाँ लागू होगा, और दूसरे में हमने इसकी पारिभाषिक शब्दावलियाँ पढ़ी थी। तीसरे चैप्टर में हमने देखा था कि कार्य संचालन कैसे होगा। फिर 4 में हमने नगर पालिका संपत्ति के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने 5 अध्याय पढ़ा था, हमने अध्याय 5 पढ़ा था। 5 में हमने पढ़ा था नगर पालिका वित्त। उसके बाद में अध्याय 6 में है लेखा एवं संपरीक्षा, मतलब लेखा जोखा करना, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में। उसके बाद से अध्याय 7 डायरेक्ट है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 7 की। अध्याय 7 का नाम है नगर पालिका राजस्व, और इसमें धाराएं हैं, धारा 101 से लेकर धारा 140 तक। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले है धारा 101। धारा 101 का लिखा हुआ है आंतरिक राजस्व। तो ये आंतरिक राजस्व मतलब नगर पालिका के राजस्व के स्रोत क्या क्या हैं, कौन कौन से स्रोत हैं जिससे नगर पालिका को आय प्राप्त होती है। इससे पहले हमने धारा 76 में नगर पालिका वित्त के बारे में पढ़ा था। वो अनुदान के माध्यम से था, ठीक है, लेकिन वो नगर पालिका की खुद की आय नहीं है, ठीक है, वो राज्य सरकार का राजस्व है। यहाँ हम पढ़ेंगे नगर पालिका का खुद के रेवेन्यू कितना है, खुद पैसे कहाँ से आते हैं राजस्व। इसका मतलब ये है कि इसके बदले इसको कुछ देना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इसकी आय है, ठीक है। अगर किसी से उधार देते हैं तो ये उसके राजस्व नहीं हुआ, तो उसको वापस देना पड़ेगा, पूंजी होगी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे राजस्व की, जो डायरेक्ट नगर पालिका की आय है, नगर पालिका उसको वसूल करती है। तो इसके सबसे पहले हम देखेंगे कि नगर पालिका के सोर्स कौन कौन से हैं। तो अगर स्रोत की बात करें तो इसमें 3 स्रोत हैं। नगर पालिका के कितने स्रोत हैं? आय के 3 स्रोत हैं। पहला नगर पालिका द्वारा वसूले गए कर, पहला क्या हो गया? टैक्स हो गया। दूसरा नागरिक सेवाओं की व्यवस्था के लिए, तो नागरिक सेवाएं उपलब्ध करवाती है नगर पालिका, उसके लिए यूजर चार्जर, उपयोगिता प्रभार देती है, यूजर चार्जर देती है। तो ये हो गया यूजर चार्जेज, ठीक है। जैसे आपको कचरा, घर घर कचरा लेके जाती है नगर पालिका, तो ये आपको सेवाएं तो दे रही है, नागरिक सेवा दे रही है, तो इसके बदले में कुछ चार्ज देती है नगर पालिका, तो इनके लिए चार्ज लिया जाता है, इसको बोलते हैं यूजर चार्जर। दूसरा, विनियामक और अन्य कानूनी कर्तव्यों के अनुपालन के लिए कुछ फीस ली जाती है, ठीक है। जैसे आपकी रजिस्ट्री करवाया गया या आपको जन्म प्रमाण पत्र दिया गया, ठीक है, ये नगर पालिका का कर्तव्य दायित्व है, तो इसके बदले में नगर पालिका आपसे क्या लेती है? फीस लेती है। तो नगर पालिका के राजस्व के कितने स्रोत हो गए? 3 स्रोत हो गए। एक तो हो गया टैक्स, दूसरा हो गया यूजर चार्जेज, तीसरा हो गया अपनी फीस। अब ये टैक्स कौन कौन से हैं, यूजर चार्जेस कौन कौन से हैं, फीस कौन कौन सी है, अगली धाराओं में दिया हुआ है। जैसे टैक्स के बारे में धारा 102 और 103 में दिया हुआ है, यूजर चार्जेस के बारे में धारा 104 में दिया हुआ है, फीस के बारे में धारा 105, ठीक है, विकास प्रभार के बारे में और धारा 106 के अंदर दिया हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से कर हैं और कौन कौन से फीस हैं जो नगर पालिका वसूलती है। अब हम देखते हैं धारा 2। धारा 102 में लिखा हुआ है बाध्यकारी कर। इनको बाध्यकारी कर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो है नगर पालिका वसूलने के लिए नगर पालिका बाध्य है। ये क्यों बाध्य है? क्योंकि यह जो टैक्स है वो राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना के माध्यम से लगाए जाते हैं, और जो राज्य सरकार है उस अधिसूचना में खुद ही डिसाइड करती है कि इसकी दर क्या होगी, तारीख क्या होगी, किस कैटेगरी से लिया जाएगा, किन विषयों पर लिया जाएगा, कितने टाइम तक लिया जाएगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? राज्य सरकार तय करती है, और नगर पालिका इसको मना नहीं कर सकती, नगर पालिका को ये वसूल करने पड़ते हैं। ऐसे कौन कौन से कर हैं? जैसे भूमियों और भवनों पर कर लगते हैं, इकाई क्षेत्रफल के आधार पर। अगर आप मकान वगैरह बनाते हो तो नगर पालिका की सीमा के भीतर, तो उस पर आपको टैक्स लिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप क्या व्यापार करते हो, आजीविका क्या है, आपकी प्लानिंग, नियोजन के ऊपर कर लगाए जाते हैं। नगर पालिका के स्वामित्व वाली या उसकी निधियों से निर्मित सड़कों, पुल आदि पर टोल टैक्स लगाया जाता है। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण टैक्स लगाया जाता है, प्रदूषण नियंत्रण कर लगाया जाता है। सार्वजनिक स्थान या निजी भूमि या भवनों पर विज्ञापन कर, अगर आप विज्ञापन करते हो, सार्वजनिक स्थान या निजी भूमि या भवनों पर विज्ञापन कर लिया जाता है। जैसे आपने अपने घर की दीवार पे अगर विज्ञापन करवाया है, भले वो आपकी खुद की घर है, खुद का दीवार है, लेकिन उसका वो सार्वजनिक जनता को प्रभावित कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अन्य कर जो राज्य सरकार के द्वारा नगर पालिका को सौंपे जाते हैं,
वो टैक्स जो है नगर पालिका लगाती है। लेकिन अगर नगर पालिका को कुछ दिक्कत आ रही है, ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं है कि वो टैक्स वसूल कर सके, तो वो राज्य सरकार से निवेदन करेगी। और अगर राज्य सरकार द्वारा लगा कि परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं तो इस स्थिति में नगर पालिका जो है उस टैक्स को बंद भी कर सकती है, उसकी दरें कम कर सकती है, या उसमें कुछ भी चेंज कर सकती है अगर नगर पालिका को निवेदन करे तो। अब हम देखते हैं अन्य कर। हमने पढ़ा था नगर पालिका के स्रोत कितने हैं, 3 स्रोत हैं, टैक्स है, यूजर चार्जेज है और फीस है। ठीक है, तो अब टैक्स में हमने पढ़ा था, पहला पढ़ा धारा 102। धारा 102 में हमने बाध्यकारी कर पढ़ लिए। अब हम पढ़ रहे हैं धारा 103, इसमें हम पढ़ेंगे अन्य कर। अन्य कर कौन कौन से हैं? ये वो कर हैं जो नगर पालिका वसूल करती है और नगर पालिका ही लगाती है। ठीक है, तो ये अन्य कर, ये कौन कौन से कर हैं? जैसे नगर पालिका के भीतर वाहनों पर कर, टोल टैक्स कौन लगा रहा था? राज्य सरकार। और वाहनों पर कर कौन लगा रही है? नगर पालिका। इसके अलावा लंगर डालने वाली नौकाओं पर, अगर नगर पालिका के भीतर, सीमा के भीतर कोई झील है, वहाँ पर मान लो नौकाएं आके खड़ी होती है, नाव आके खड़ी होती है, वो अपने लंगर डालती है, तो उन पर टैक्स लगाया जा सकता है। इसके अलावा लाइट, रोशनी कर, जो स्ट्रीट लाइट होती है, ठीक है, उसके पास में जो सड़कों के पास में जो लाइट लगी होती है, उसके लाइट का बिल लिया जाता है। ठीक है, उस पर टैक्स लगाया जाता है। सभाओं पर कर, अगर आपने सार्वजनिक सभाएं करी, जैसे आप कोई आंदोलन कर रहे हैं या फिर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वहाँ पर सभाएं करेंगे, तो वहाँ पर टेंट भी लगाएंगे और भी सारे काम करेंगे, तो इसमें आपको क्या कचरा भी फैला सकते हो, तो उसके लिए फिर नगर पालिका को मैनेज करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आपको टैक्स लगेगा। तीर्थ यात्रियों या पर्यटकों पर कर, ठीक है, आप कहीं गए तो वहाँ पर आपको सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है नगर पालिका की तरफ से, तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। विज्ञापन के लिए होर्डिंग्स या अन्य उपयोग में ली गई भूमि या भवनों पर कर, जैसे आप होर्डिंग्स लगाते हैं, तो होर्डिंग्स लगाते हैं तो वो नीचे ज़मीन के ऊपर पहले स्टैंड तैयार करते हैं ना, या फिर आपने देखा होगा कहीं गाड़ियों के ऊपर टैक्स लगा, या फिर आपने कहीं देखा होगा कि गाड़ियों के ऊपर वो बड़े से पोस्टर लगे होते हैं, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो ज़मीन का उपयोग तो किया है ना, तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और कौन कौन से टैक्स हैं? जैसे अग्नि कर है, या किसी गैर आवासीय भवन में पार्किंग स्थानों में कमी पर कर, जैसे आपने कोई गैर, मान लो कि दुकान बनाई या कोई कोचिंग बनाई, उसके आगे आपने पार्किंग की जगह नहीं रोकी, लेकिन जो गाड़ियाँ आएंगी वो कहाँ खड़ी होंगी? वो सड़क पर खड़ी होंगी फिर। ठीक है, तो आपके पार्किंग व्यवस्था नहीं है, तो पार्किंग व्यवस्था नहीं है तो इसके लिए आपको क्या दिया जाएगा? टैक्स दिया जाएगा। स्टाम्प शुल्क के 13% से अधिक दर पर, जैसे आपने स्टाम्प शुल्क देखा होगा, तो उसके 10%, अधिकतम 10% कर कौन लेता है? नगर पालिका लेगी। इसके अलावा नगर पालिका ऐसे कोई भी कर नहीं लगा सकेगी जो भारतीय संविधान में राज्य सरकार को नहीं सौंपा गया। नगर पालिका कौन कौन से टैक्स लगा सकती है? नगर पालिका वही टैक्स लगा सकती है जो भारतीय संविधान में राज्य सरकार लगा सकती है। जैसे आपने राज्य सूची, समवर्ती सूची और ये संघ सूची पढ़ी होगी, अनुसूची 7 में। ठीक है, तो वहाँ पर फिक्स विषय फिक्स है कि भाई इन पे टैक्स कौन लगाएगा? राज्य सरकार लगाएगी, इन पे केंद्र सरकार लगाएगी। तो नगर पालिका जो है वो राज्य सरकार के अधीन है, तो नगर पालिका उन्हीं विषयों पर टैक्स लगा सकती है जिन पर कौन? राज्य सरकार लगा सकती है। तो नगर पालिका ऐसे कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती जो भारतीय संविधान में राज्य सरकार को नहीं सौंपे गए। और दूसरी बात, इन जो टैक्स है उनका निर्धारण, वसूली, संग्रहण, ये सब क्या होंगे? इस कानून के अधीन बनाए गए नियमों की अनुसार ही होंगे। ठीक है, इसके अलावा आप नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं धारा 104। धारा 104 में लिखा हुआ है उपयोगिता प्रभार। जैसे हमने अभी धारा 101 में पढ़ा था, नगर पालिका के स्रोत पढ़े थे धारा 101 में। स्रोत में हमने 3 स्रोत पढ़े थे, टैक्स, यूजर चार्जेज और फीस। ठीक है, तो हमने टैक्स देख लिए धारा 102 और 103 में। अब हम देख रहे हैं यूजर चार्जेज में क्या क्या होगा। जो नागरिक सेवाएं जो उपलब्ध करवाती है नगर पालिका नागरिकों को, उसके ऊपर उपयोगिता प्रभार लगता है। ठीक है, जैसे इसको याद कैसे करना है? जैसे 4 से क्या है? 4, और 4 से याद करो आप चार्जेज, तो यूजर चार्जेज। 104 में कैसे याद करोगे? 4 चार्जेज और यूजर चार्जेज। अब ये कौन कौन से यूजर चार्जेज हैं? तो 4 प्रकार के हैं, ये आप याद कर लो। जैसे जल निकास और मल वहन की व्यवस्था पर कर लगाया जाता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंध, जैसे कचरा लेके जाते हैं। वाहनों की पार्किंग पर यूजर चार्ज लगता है। इसके अलावा सार्वजनिक मार्गों पर मलबा, भवन निर्माण सामग्री आदि रखने पर, जैसे आपने कोई मकान का पुनर्निर्माण करवा रहे हो या मकान बना रहे हो, तो आप जो उस मकान को ढा रहे हो, तो इसका जो
कचरा है वो कहाँ जाएगा, ठीक है। तो आप यूज करोगे भूमि को, नगर पालिका को सड़कों पर डालोगे, मार्ग में डालोगे, तो उसके लिए आपको क्या दिया लगेगा, यूजर चार्जेस लगेगा। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा घोषित कोई भी अन्य कर जो है नगर पालिका उपयोगिता प्रभार के तहत लगा सकती है। यह है धारा 104। अब धारा 105 क्या कहती है? धारा 105 ये कहती है कि कुछ फीस जैसे विनियामक हो गई, ठीक है, और कुछ जुर्माने, अगर आपने किसी का पालन नहीं करते हो तो जुर्माने तो लेते हो, तो उससे भी आपकी आय होती है। तो ये फीस कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ से फीस लेते हो आप? तो जैसे विभिन्न प्रकार के सरकार क्या करती है, लाइसेंस प्रदान करती है नगर पालिका, ठीक है। जैसे प्लम्बर को, सर्वेक्षणकर्ता को लाइसेंस प्रदान किया जाता है। कौन कौन से लाइसेंस हो गए, जैसे प्लम्बर का है, सर्वेक्षणकर्ता का है। तो जैसे विभिन्न क्रियाकलाप होते हैं उन पर भी टैक्स लगता है, जैसे नलकूप अगर आप लगा रहे हो, मांस, मछली, कुक्कुट आदि बेचने पर टैक्स लगता है, ठीक है। खोमचा लगाने पर कर, विभिन्न प्रकार के विज्ञापन अगर आप करवाते हो, जैसे निजी बाजारों, वधशालाओं मतलब बुचड़ खाने, ठीक है, अस्पतालों, होटल, नाट्यशाला आदि पर गैर आवासीय उपयोग आदि पर क्या लगता है, टैक्स लगता है। और कौन कौन से टैक्स हैं, जैसे विभिन्न विज्ञापन, उपयोग के लिए जाने वाले स्थान, निजी बाजार, वधशालाएँ, अस्पताल, होटल, नाट्यशालाएँ, अन्य गैर आवासीय उपयोगों आदि पर क्या लगता है, टैक्स लगता है। अगर आवारा पशु हैं, छकड़े हैं, बैलगाड़ी है, पशुपालन है, इन पर भी टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इनसे आपको फीस वसूल की जाती है इनके लिए। तो ये भी क्या है, नगर पालिका का राजस्व है। इसके बाद है जुर्माना। जुर्माना है, जुर्माना कौन कहाँ कब कब लगता है? सब बिना मंजूरी के भवन निर्माण आपने कर लिया तो इसका जुर्माना लगेगा। भवन निर्माण के नियमों का उल्लंघन किया, सरकार ने बोला था कि पार्किंग की व्यवस्था आपको रखनी है या फिर जब घर के आगे इतनी जगह छोड़नी है, ठीक है, लेकिन आपने नहीं छोड़ी, नियमों का उल्लंघन किया, तो इसके लिए आपके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। इसके अलावा भूमि भवन का गैर रिहायशी उपयोग, ठीक है, वैसे आपकी कृषि की भूमि थी और आप उसके लिए क्या कर रहे हो, वहाँ पे होटल खोल रहे हो, ठीक है, पर नामांतरण पहले आपने करवाया नहीं उसका, तो इसके लिए आपको क्या लगेगा, टैक्स देना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी नगर पालिका को। ये कहती है धारा 105। अब हम देखते हैं धारा 106 क्या कहती है। धारा 106 ये कहती है कि आपके विकास प्रभार उद्घृत करने की शक्ति। जैसे हमने धारा 101 में पढ़ा था नगर पालिका के स्रोत, ठीक है। स्रोत में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, टैक्स, यूजर चार्जेज, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, फीस। तो टैक्स हमने पढ़ लिया धारा 101 और धारा 102 में। फिर हमने 104 में पढ़े थे यूजर चार्जेज। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं धारा 105 में हमने विकास प्रभार पढ़ा, और धारा 106 में हम फिर से क्या पढ़ रहे हैं, विकास प्रभार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये फीस पढ़ी थी ना, फीस तीसरा सोर्स, तो उसमें तीनों हैं। तो अब हम पढ़ते हैं विकास प्रभार कब लगता है, मतलब विकास मतलब कोई डेवलपमेंट कर रहे हो आप, ठीक है। तो पहला तो 14 मीटर से अधिक ऊंचाई की अगर आप इमारत का निर्माण कर रहे हो तो आपके ऊपर ये टैक्स लगेगा। दूसरा, कोई मान लो पहले से आपने घर बना रखा है, फिर आप उसका पुनः विकास मतलब मरम्मत करवा रहे हो या पुनः निर्माण करवा रहे हो या कोई नई चीज़ बना रहे हो, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर आपको जो दिखता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब ये विकास प्रभार किससे लिया जाता है, तो अगर नई योजनाएं हैं, निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ है, तो निर्माण प्रारंभ करने से पहले जो डेवलपर है, विकास करता है, उससे लिए जाएंगे। लेकिन मान लो डेवलपकर्ता ने क्या किया, विकासकर्ता ने अपने मकान बनाए या जो भी कॉलोनी बसाने के बाद आप लोगों को सौंप के चले गए, तो उसके बाद आप उसका यूज कर रहे हो। तो अब अगर आप कोई निर्माण करवाते हो, पुनर्विकास करवाते हो, तो ये कर किस पे लगेगा, तो ये कर लगेगा उन सभी निवासियों पर और उन हितधारियों पर जिसको यह लाभ मिलेगा, उन सब पे ये कर लगाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो, नगर पालिका को क्या करना होगा, नगर पालिका को विकास प्रभार के लिए एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेखा शेष बनाना पड़ेगा, और जो पैसा आएगा विकास प्रभार से वो इसी के अंदर रखा जाएगा और इसी के लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ये हो गई धारा 106। अब हम पढ़ते हैं धारा 107। धारा 107 में यह है कि करारोपण से छूट किस किस को मिलती है, ऐसी कौन सी संपत्तियां हैं या ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आपको कर नहीं ले देना पड़ेगा, तो ऐसी करारोपण से छूट है किसमें, धारा 107 में। तो इसमें देखो, नगर पालिका में स्थित राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इनकी अगर कोई संपत्ति है तो उस पर कोई कर नहीं लगेगा, उनको कर से छूट होगी। लेकिन इसकी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है
कि यदि संपत्तियां वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग में ली जा रही हैं तो कर लगेगा। अगर लोकहित के लिए प्रयोग की हो रही हैं संपत्तियां, राज्य सरकार या केंद्र सरकार कर रही है नगर पालिका की संपत्ति को लोकहित में, तो टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप व्यापार कर रहे हो, वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए है, तो फिर टैक्स लगेगा। दूसरी शर्त यह है कि यदि केंद्र सरकार की किसी संपत्ति पर 26 जनवरी 1950, ठीक है, इससे पहले कोई कर लग रहा है तो वो कर लागू रहेगा। ठीक है, 26 जनवरी 1950, ठीक है, संविधान लागू होने से पहले की बात है। उसके बाद राज्य सरकार यदि कोई लोकहित में किसी संपत्ति का प्रयोग करे तो टैक्स नहीं लगेगा, ये मैंने पहले बता दिया। सार्वजनिक पूजा स्थलों, जो मंदिर है, मस्जिद है, उनके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा राज्य सरकार किसी कर से छूट प्रदान कर भी सकती है, नगर पालिका को कह सकती है कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर है धारा 108। तो देखो हमने पढ़ लिया कि कर कहाँ कहाँ से लगेंगे, ठीक है, किस किस विषय पर लगेंगे, कितने प्रकार के टैक्स होते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि किस कर में क्या छूट दी जाएगी। अब हम पढ़ते हैं कि ये कर लगाने की प्रारंभिक प्रक्रिया क्या है, ये कर लगाए कैसे जाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये पूरा जो मैटर है वो एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया है। ये और ये जो भी प्रारंभिक प्रक्रिया है ये लागू होती है धारा 103 पे। धारा 103 पे क्यों? क्योंकि इसमें आपने पढ़ा था अन्य कर, जो कि नगर पालिका लगाती है, नगर पालिका ही वसूल करती है। ठीक है, तो 102 में थे बाध्यकारी कर, तो उसमें तो राज्य सरकार डिसाइड करती है पूरा मामला। धारा 103 में है, ये है नगर पालिका वाला। तो इसकी क्या प्रक्रिया होगी? तो इसमें देखो सबसे पहले साधारण बैठक होती है नगर पालिका की, साधारण बैठक होती है। उसमें संकल्प प्रस्तुत किया जाता है कि भाई हम ये कर लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो खूब सारे कर जो हैं उनको प्रस्तुत करते हैं, उनमें से सब डिसाइड करते हैं ये वाला कर ठीक है, ये लगा देते हैं। तो उसमें से कर का चयन पहले किया जाता है, फिर उसका प्रारूप तैयार किया जाता है। प्रारूप में क्या क्या, भाई कितनी दर होगी, टैक्स की दर कितनी होगी, ठीक है, कितने 5%, 10%, 20% जो भी है। फिर वर्ग, भाई किस कैटेगरी के लोगों से लिया जाएगा, ठीक है, फिर किसको छूट दी जाएगी और किस विधि से लिया जाएगा, ये सारी बातें इस प्रारूप में तय कर ली जाती हैं। उसके बाद संकल्प जो है वो बहुमत से पारित होता है। पारित होने के बाद में अनुसूची फर्स्ट, आपने पढ़ा था कि इस अधिनियम में 6 अनुसूचियां हैं, तो अनुसूची फर्स्ट में इसका प्रारूप किया हुआ है, किसका, टैक्स कैसे लगेगा, तो उसको पूरा फुलफिल करेंगे। फिर उसमें नोटिस जारी करेंगे। नोटिस जारी करने के बाद में क्या करेंगे, 1 माह के भीतर लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर अपनी आपत्ति जताएंगे। कुछ लोग वर्ग सिफारिश भी करेंगे, कुछ आक्षेप लगाएंगे विरोधी, या कुछ संशोधन की मांग करेंगे कि हमारे बस की बात नहीं, इतना टैक्स हम नहीं दे सकते, या फिर हमें दिक्कत है। तो फिर कोई भी आप बोलेंगे थोड़ा सा संशोधन कर दीजिए। तो ये सारी बातें कौन सुनेगा, ये सब सुनेंगे नगर पालिका वाले। उसके बाद में क्या करेंगे, एक समिति गठन करेंगे, समिति को सौंपेंगे कि भाई आपने इन्होंने जो भी बात करी है वो इसके अंदर आप सुनो, अगर वाजिब है, आवश्यक है तो संशोधन करो। उसके बाद इसको क्या करें, पुनः बहुमत से पारित किया जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया इतनी समझ में आई। अब आगे की प्रक्रिया हमें पता चलेगी धारा 109 में। तो धारा 109 में आगे की प्रक्रिया देखते हैं। इसके बाद उन्होंने क्या किया, बहुमत से पारित करके किसको भेजा, राज्य सरकार को भेज दिया। राज्य सरकार क्या करेगी, इसको मंजूरी देगी और राजपत्र में अधिसूचना जारी कर देगी। अगर ये टैक्स वार्षिक है, वार्षिक वर्ष के आधार पे है, तो ये टैक्स 1 जनवरी से, 1 अप्रैल से, 1 जुलाई से या 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। लेकिन मान लो कि त्रैमासिक है, त्रैमासिक है तो केवल उसी, जैसे इस साल लगाया अपन ने, तो त्रैमासिक है तो केवल लागू होने वाले वर्ष में ही ये कर लिया जाएगा। ठीक है, फिर अगले वर्ष क्या हो जाएंगे, ये वर्ष एक हिसाब से लिए जाएंगे, वार्षिक के हिसाब से। अगर अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ कर से वार्षिक आधार पर लिया जाएगा। तो ये होगी अपनी प्रक्रिया, समझ में आ गई पूरी निरूपण। अब इसके आगे देखो, कर लगाने से पूर्व जो है, जैसे आप हम पढ़ रहे थे ना कि वो प्रारूप तैयार करेंगे, तो उसमें कर लगाने से पूर्व संबंधित सभी जो नियम है ना कर के, वो पहले आपको प्रकाशित करने पड़ेंगे। ठीक है, वसूली का ढंग क्या होगा, तारीखें क्या होंगे। ऐसे थोड़ी अचानक से आपने कोई भी टैक्स डिसाइड कर दिया और जनता को बोलो कल से आपको कर लगाना पड़े, कर देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। पहले आपको पूरा बताया जाएगा कि हम ऐसा ऐसा कोई कर लगा रहे हैं, उसमें ये दर रहेगी, नोटिस जारी किया जाएगा। उसके बाद जनता के जो भी आपत्ति हैं, संशोधन है, सिफारिशें वो ली जाएंगी, उसके बाद लगाया जाएगा। तो ये प्रकाशित करने होंगे पहले, ये अनिवार्य है। इसके अलावा यदि कोई कर किसी निश्चित कालावधि के, मतलब टाइम फिक्स कर दिया भाई इस टाइम पे हम ये कर लेंगे, तो उस टाइम के बाद ये कर नहीं ले सकते, और ना ही उसके पहले। लेकिन मान लो कि कोई टैक्स आपने लगाया था
किसी के ऊपर ज़्यादा टैक्स बन रहा है, उसकी तारीख तो मान लो कि परसों तक ही थी लेकिन उसने टैक्स जमा ही नहीं करवाया, तो उसका जो बकाया जो टैक्स है वो आप वसूल कर सकते हो, लेकिन नया टैक्स नहीं लगा सकते उस तारीख के बाद। एक निश्चित तारीख डिसाइड कर दी आप पे कि भाई हम यहाँ तक टैक्स लगाएंगे, तो फिर यहाँ तक ही लगाएंगे, इसके बाद नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पर मान लो किसी ने पैसे दिए ही नहीं तो उसको वसूल आप बाद में भी कर सकते हो। ये हो गई धारा 109। अब धारा 110 क्या कहती है? धारा 110 कहती है कि भाई आप इतने कर वर लगा तो रहे हो, लेकिन इन करों में परिवर्तन कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, तो संशोधन की क्या प्रक्रिया होगी? तो इसमें लिखा गया है कि धारा 103 के अधीन अधिरोपित वो समस्त जो कर हैं उनको समाप्त करने की प्रक्रिया धारा 108 और 109 में जो है वही होगी। धारा 108 और 109 में हमने प्रक्रिया पूरी पढ़ चुके हैं कि कैसे संकल्प पारित होगा, कैसे प्रस्तुत होगा, कैसे बहुमत से पारित करेंगे, कैसे जनता की आपत्तियां लेंगे, राज्य सरकार को भेजेंगे। ये सारी प्रक्रिया हम धारा 108 और 109 में पढ़ चुके हैं। तो उसी प्रकार से अगर कुछ परिवर्तन करना है तो भी वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी। तो ये हमने पढ़ी है धारा 101 से लेकर के धारा 110 तक। ये कौन सा चैप्टर है? अध्याय 7 है। अब इसका हमें क्विक रिवीजन करते हैं, इसको याद कैसे करना है वो हम देखते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा था, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 7, इसका नाम है नगर पालिका राजस्व। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? धारा 101 में हमने पढ़े थे 3 स्रोत हैं। पहला है टैक्स, दूसरा है यूजर चार्जेस और तीसरा है फीस। इसके अलावा विकास प्रभार। तो हमने टैक्स धारा 102 में और 103 में पढ़े थे। 102 में बाध्यकारी करते, 103 में क्या है? अन्य कर। यूजर चार्जेस हमने पढ़े थे धारा 104 में, ये कितने हैं? 4। उसके बाद फीस पढ़ी थी 105 में। विकास प्रभार हमने धारा 106 में पढ़ा था। तो ये हो गई अपने क्या इसके स्रोत। 106 तक धाराएं हमने देख ली। इसके बाद देखो 107 में हमने पढ़ा था करारोपण से छूट पर। छूट किस किस को दी जाएगी? राज्य सरकार की संपत्ति है, केंद्र सरकार की संपत्ति है, ठीक है, या फिर कोई सार्वजनिक स्थल है उस पर। 108 में हमने पढ़ा था प्रारंभिक प्रक्रिया क्या है, कैसे संकल्प पारित होगा, कैसे दर डिसाइड होगी, कैसे सिफारिशें ली जाएंगी, संशोधन किया जाएगा, ये सारी बातें 108 में। फिर 109 में हम राज्य सरकार को उसको भेजेंगे, राज्य सरकार मंजूरी देगी, अधिसूचना जारी करेगी, ठीक है। और 110 में पढ़ा था करों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया कौन सी होगी, तो वही होगी जो धारा 108 में है और 109 में है। तो ये हमने देखी है धारा 101 से लेकर के 110 तक। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। और इसके अलावा आपने जो पहले वाले जो चैप्टर हैं वो सारे याद कर लिए होंगे, रिवीजन बार बार कर रहे होंगे। हम जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।